छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिनों में 3 डिग्री तक पारा गिरने की संभावना है। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, 11 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। उत्तर छत्तीसगढ़ में कोल्ड वेव का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के कई शहरों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और ठंडी हवाओं के कारण अब ठंड बढ़ने के आसार भी देखने लगे हैं। कई जिलों में यहां पर ठंड का असर दिख रहा है और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर यहां पर दिख रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ठंड बढ़ी है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा ठंड बढ़ने की संभावना है। कोल्ड वेव की अलर्ट यहां पर जारी किए गए और खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाकों में यहां पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। अब लोग यहां अलाव का सहारा लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही यहां पर लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अच्छे से यहां गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें और जितना हो सके आवश्यक होने पर ही सुबह बाहर जाए। शीतलहर का अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। 2 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान गिर सकता है, ये संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है और अंबिकापुर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। समान स्थिति से 3 डिग्री कम इस सीजन में यहां पर तापमान को दर्ज किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में शीतलहर का यहां पर अलर्ट देखने को मिला है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, छत्तीसगढ़ में शीतलहर का अलर्ट देखने को मिल रहा है और साथ ही अगले 2 से 3 दिनों में और ज्यादा तापमान गिर सकता है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में जो ठंड की दस्तक है वो आ चुकी है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अंबिकापुर जो उत्तरी इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा ठंड देखने मिल रही है। साथ ही साथ जो शीत है वो गिरना चालू हो गई है। ये जो कारण इसका बताया जा रहा है, ये जो अभी चक्रवात आया था, मोंता चक्रवात, तो उसके कारण जो एयर प्रेशर बना था उसके कारण बारिश हुई थी। बारिश के बाद जो ठंड है वो भी जल्दी देखने मिल रही है। अगर तापमान की बात करें तो जो सामान्य तापमान इस समय 15 से 16 डिग्री होता है राजधानी का, वो 12 डिग्री तक रात में जा रहा है। मतलब ठंड बहुत ज़्यादा ही रात में पड़ रही है और जो गर्मी और ठंड का डिफरेंस है आप ये समझिएगा, जहाँ दिन में यहाँ तापमान 24 से 25 डिग्री रहता है वहीं रात में गिरकर 12 डिग्री तक चला जाता है। वहीं उत्तरी इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है। जहाँ बात करें अंबिकापुर की, सरगुजा तरफ की, तो वहाँ 9 से 11 डिग्री के बीच जो है तापमान चल रहा है। तो ठंड आ चुकी है। ऐसे में जो प्रशासन ने उसने भी अलर्ट जारी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहने, ज़रूरत निकलने पर ही सुबह सुबह जो है बाहर निकले और ठंड से बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि शीत भी चल रही है। ऐसे में सर्दी, खांसी, जो बुखार है ये बहुत जल्दी पकड़ता है। तो ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन ठंड जो है वो पड़ रही है चिरायु। जी अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर ये खबर सामने आ रही है कि सीएम साय अब 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। आज और कल गुजरात में रहेंगे सीएम साय। सुबह 8:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट से वो रवाना होंगे और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही सीएम यहां पर गुजरात में आयोजित इन्वेस्ट इन गुजरात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जो सीएम हाउस में आयोजित होगा और गुजरात के केवड़िया का दौरा भी करते हुए सीएम साय नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ और गुजरात के बीच अब कई निवेश और औद्योगिक साझेदारी की यहाँ पर संभावना है कि यहाँ पर सीएम का ये दौरा हो रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए यहाँ बड़े तौर पर निवेश आए जाएंगे और कई एमओयू साइन भी हो सकते हैं इस दौरे में। तो सीएम साय यहाँ पर इन्वेस्ट इन गुजरात कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही यहाँ पर तमाम जगहों पर वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर सूदखोर वीरेंद्र तोमर पर पुलिस ने एक्शन लिया है और आज फिर वीरेंद्र तोमर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस 7 दिनों की रिमांड की आज मांग कर सकती है। कल कोर्ट में 1 दिन की रिमांड मिली थी और 6 महीने से सूदखोर वीरेंद्र तोमर फरार चल रहा था, जिसको ग्वालियर से यहां पर गिरफ्तार किया गया और अभी भी सूदखोर वीरेंद्र का भाई फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और अब इस मामले में कल यहां पर इसको विशेष कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 1 दिन की रिमांड मिली थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, सूदखोर तोमर बंधुओं में वीरेंद्र तोमर को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। 1 दिन की कल रिमांड मिली थी, आज 7 दिन की रिमांड लेने की यहां पर भूमिका बनाई जाएगी। बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी जो थी बहुत ही बड़ी कार्रवाई थी, क्योंकि लगातार इन लोग के खिलाफ जो है एक्शन लेने की बात तो चल रही थी, लेकिन ये फरार चल रहे थे। कल जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद उनको ग्वालियर से रायपुर लाया गया। रायपुर कोर्ट में जब पेश किया गया तो
जो अदालत है संडे होने के कारण उसकी छुट्टी होती है। जिस अदालत में पेश करना था उसमें पेश नहीं हो पाई, तो दूसरी अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे जो है जज ने कहा कि 1 दिन की रिमांड मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको कल दोबारा पेश करना होगा और कल दोबारा जो है रिमांड की मांग करनी होगी, जिसके लिए आज वीरेंद्र तोमर की दोबारा रिमांड के लिए मांग की जाएगी कोर्ट में पेश करके। और पुलिस का कहना है कि 7 दिन की रिमांड की मांग करेंगे। अब 7 दिन की रिमांड की मांग करके किन किन मुद्दों पे पूछताछ होगी? पहला, सूदखोरी किस तरह से की जाती थी, किस तरह से जो पैसे, कहाँ आपकी अवैध संपत्ति है, कहाँ आपने कितने पैसे छुपा रखे और किस क्राइम में और कौन कौन आपके साथ था। दूसरा, जो उसका छोटा भाई रोहित तोमर है, जो वीरेंद्र तोमर से भी ज़्यादा अपराधों में आगे रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा एफआईआर भी दर्ज है, उसके बारे में पूछताछ होगी। क्योंकि वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जब भी बात होती है रायपुर में क्राइम की तो तोमर बंधु कहा जाता है। दोनों भाइयों ने मिलकर है जो रायपुर में आतंक मचाया हुआ था, इसलिए अब रोहित तोमर की भी तलाश करेगी, जिसके लिए उससे लगातार पूछताछ करेगी कि रोहित तोमर कहाँ है। जिस तरह से वीरेंद्र तोमर की ग्वालियर से गिरफ्तारी हुई, वो कहाँ फरारी काट रहा है, तो उसके बारे में पूछताछ करेगी। साथ ही साथ अवैध संपत्तियों के बारे में, जो उनकी अवैध गाड़ियां हैं, जो अवैध हथियार मिले थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी लगातार पूछताछ जो है वो करेगी। और इसके साथ एक और बात है कि कौन कौन जो है, अगर ये ऐसा सिंडिकेट काम पूरे करे, मामले में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि छोटे भाई की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई, उसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में और भी खुलासे हो पाएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां रायपुर में एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने जा रही है और कमेटी संयोजक मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 11:30 बजे राजीव भवन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और एआईसीसी ने यहां निगरानी समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने 14 सदस्यीय समिति का इसके लिए गठन भी किया है। तो एसआईआर को लेकर इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर यहां कांग्रेस नजर बनाए रखेगी और उसी सिलसिले में यहां आज कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें कमेटी के संयोजक मोहन मरकाम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 11:30 बजे राजीव भवन में करेंगे। और एआईसीसी ने यहां निगरानी समिति बनाई थी और इस समिति में 14 सदस्य है और इसी कारण यहां पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है एसआईआर प्रक्रिया के ऊपर। तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर तेजी से चल रहा है एसआईआर का काम है और 6 दिनों में 43 लाख मतदाताओं तक बीएलओ पहुंचे हैं। 43 लाख मतदाताओं को गणना पत्र बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का काम 21% तक पूरा हुआ है। घर घर जाकर बीएलओ मतदाताओं को फॉर्म भरवा रहे हैं और प्रदेश में लगभग 2,12,30,000 पंजीकृत मतदाता है, जिनका बीएलओ यहां पर सत्यापन करेंगे। और अब तक यहां पर 29,29,125 मतदाताओं का गणना पत्र यहां पर दिए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 14% है। बीएलओ घर घर जाकर यहां गणना पत्र और घोषणा प्रपत्र यहां पर दे रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, आवश्यक ये दस्तावेज ले रहे हैं और यहाँ पर सत्यापन की प्रक्रिया कर रहे हैं। ग्रामीणों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक मतदाता सूची यहाँ पर सत्यापन की जा रही है और लोगों के यहाँ पर दस्तावेज जो है वो प्रॉपरली वेरीफाई किए जा रहे हैं, जिसके बाद जिस तरह से यहाँ पर ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द पूरी होने की आशंका लगाई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर राष्ट्रपति आ सकती है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यहां पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। कल मुख्य सचिव करेंगे अधिकारियों के साथ मीटिंग और नवा रायपुर मंत्रालय में शाम 4 बजे बैठक होगी। सुरक्षा, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाएगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमुख विभाग सरगुजा के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 20 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकती हैं और इस दौरे को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। कल मुख्य सचिव इस मीटिंग को करेंगे और कई अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की जाएगी। शाम को लगभग 4 बजे के करीब मंत्रालय में ये बैठक बुलाई जाएगी। सुरक्षा, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समीक्षा होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें तमाम अधिकारी जुड़ते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रहे बृहस्पति सिंह ने अपने बयानों के कारण मीडिया में सुर्खियां बटोरी है। बीजेपी विधायक पुरिंदर मिश्रा ने बृहस्पति सिंह को बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। बृहस्पति सिंह के बयानबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में वैसे ही हलचल मची हुई है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए।
लेकिन अभी अभी जो खबर आ रहा है, कल से लगातार फ़ोन आ रहे हैं बलरामपुर ज़िले से, अंबिकापुर से, सूरजपुर से, बैकुंठपुर से, जसपुर से लगातार जो खबर आ रही है और जो अध्यक्ष के उम्मीदवार थे उन लोगों से माध्यम से आ रहा है खबर कि एक नंबर से फ़ोन आ रहा है। जयंता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। सुना आपने, बृहस्पति सिंह के इन आरोपों पर आज जो टीएस सिंहदेव के समर्थकों में खासी नाराजगी दिखाई दी, लिहाजा टीएस सिंहदेव के समर्थक थाना पहुंचे हुए थे। इस दौरान बृहस्पति सिंह के खिलाफ सरगुजा कांग्रेस ने आवेदन दिया। से निष्कासित विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा जो बयान दिया गया है कि जरीता ललित पलांग जी ने अध्यक्ष बनाने के लिए पूरे संभाग में जिला अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 से 7 लाख रुपया की मांग किया है, जो अनर्गल झूठा है और हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह का बयान देता रहता है। बृहस्पति सिंह के खिलाफ ऐसे रवैये पर पुरंदर मिश्रा ने सीधे तौर पर उन्हें बीजेपी में आने का ऑफर दे दिया। पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा है कि बीजेपी खुले दिल की पार्टी है, ऐसे में बृहस्पति सिंह बीजेपी में आ जाएं। कांग्रेस का कल्चर रहा है आदिवासियों को अपमानित करने का, उनको बेइज्जत करने का, क्योंकि पूर्व में अमरजीत भाई के ऊपर भी इस तरह से हमला हुआ था कि वो माइक में भाषण दे रहे थे, माइक छीन ले गया था। अभी भी इनको यहाँ तक गाली गलौज भी किए हैं, अपमानित भी कर रहे हैं। एफआईआर करने के लिए कुछ बड़े नेता के लोग जा रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बृहस्पति सिंह ने कांग्रेस पर कोई गंभीर आरोप लगाया हो। इससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाया था। कांग्रेस कभी भी बीजेपी से नहीं हारती। कांग्रेस के लोगों में आपस में निपटो निपटाओ की खेल बंद हो जाए तो सरकार तुरंत आ जाएगी। जो आपके छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको ठीक कर दीजिए, निपटो निपटाओ का खेल खत्म करा दीजिए, सरकार बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं और उनने अनुभव भी किया होगा विधायक के रूप में भी, और पिछली सरकार के समय भी वो विधायक थे। क्या उनका अनुभव हुआ उस के आधार पे उनने बयान दिया है। मेरे को लगता है कम से कम उनने बड़ा अच्छा नेता तो बोला। कभी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के सदस्य रहे बृहस्पति सिंह आज कांग्रेस की खिलाफत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश की राजनीति में आगे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां 14 नवंबर को साई कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साई इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक होगी। धान खरीदी, किसानों के भुगतान पर विशेष चर्चा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर भी यहां पर चर्चा संभव है। राष्ट्रपति का दौरा लगभग 20 नवंबर को संभावित है, जिसके लिए यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा होनी संभव है। तो सीएम विष्णुदेव साई की कैबिनेट की एक अहम बैठक 14 नवंबर को देखने को मिलेगी, जो सुबह 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी। इसमें विशेष तौर पर धान खरीदी और किसानों के भुगतान पर चर्चा होगी और इस पर फोकस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां खबर बलरामपुर से है, जहां पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों ने शव लेने से इनकार किया है। रात भर अस्पताल परिसर में परिजन रहे और परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है, सख्त कार्रवाई की मांग की। कल पुलिस हिरासत में युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद से ये पूरा मामला गर्मा गया था। परिजनों ने यहाँ पर जमकर हंगामा किया और साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि ये ग्राम दहेजवाड़ा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर धनंजय ज्वेलर्स में बीते 30 अक्टूबर की रात 2 बाइक पर सवार 6 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और चोर अपने साथ लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर यहाँ और नकदी यहाँ से चुराकर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश की और 5 चोरों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, दबोचा गया और साथ ही यहाँ पर 4 खरीदार जो चोरी के सामान को खरीदने वाले थे उनको भी दबोचा गया। इनमें से जो चोरी का एक आरोपी था वो पुलिस कस्टडी में, उसकी तबीयत खराब होती है और सुबह करीब 4:30 बजे उसकी मौत हो जाती है। तो इस खबर पर यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए
मेरे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, कस्टोडियल डेथ का ये पूरा मामला है, क्या वाकई में इसमें जो पुलिस बता रही है कि सिकल सेल की बीमारी थी इस युवक को जिस कारण इसकी मौत हुई है, क्या वाकई यही तथ्य सामने आया है? देखिए, जांच की बातें हैं वो, अब क्या उस जांच में निकल के आता है इससे, क्योंकि कस्टोडियल डेथ के बाद जो जांच होती है मजिस्ट्रेट जांच होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिजन यहाँ पहुंचे हैं उसके बाद परिजनों का सीधा सा आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से मौत हुई है युवक की, उसकी मारपीट से मौत हुई है। अब वो परिजन लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि घर पे भी मारपीट किया गया था, रास्ते में भी मारपीट किया गया और वहाँ यहाँ लाने के बाद बलरामपुर में भी मारपीट किया गया, उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। उसके बाद कुछ दिन बाद जब इसको लेके जाया जाता है उस समय भी परिजन उसे केला देके कहते कि कुछ खा लेगा रास्ते में। फिर परिजन के सामने ही उसको लेके युवक को जाते हैं बाहर कहीं, फिर शाम वापस आते हैं तो परिजन को यह पता चलता है कि हमारे बच्चे का तबीयत खराब है, तो वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में ही, क्योंकि उनका परिचय के कोई भी नहीं रहते यहाँ, तो यहाँ पर परिजन रात भर हॉस्पिटल में ही बिताते हैं। उसके बाद अभी जब पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है तो परिजन सीधे सा बात ये कहना चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। इस पूरे मामले में सख्त जांच होनी चाहिए और यहाँ पर अगर जिस भी जिम्मेदार की यहाँ पर संलिप्तता पाई जाती है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर खैरागढ़ से है, जहां 2 मासूमों की हत्या की गई है। कुएं में भाई बहन का शव मिला है। गांव के ही नाबालिग की हत्या की है और मामले में पुलिस ने कार्रवाई जारी की है। एसपी आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। झुरा नदी गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो खैरागढ़ से 2 मासूमों की हत्या का मामला सामने आ रहा है। कुएं में भाई बहन का शव मिला है। गांव के ही नाबालिगों ने यह हत्या की है। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। झुरानी नदी गांव का ये पूरा मामला है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नितिन जुड़ चुके हैं फोन कॉल पर। नितिन, खैरागढ़ से 2 मासूमों की हत्या का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट है? जी बता दूं मैं कि खैरागढ़ जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर एक ग्राम है, छुकदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत झूरा नदी गांव है, जहां पर कल सुबह 2 भाई बहन, एक 1.5 वर्षीय है और एक भाई जो है 4 वर्षीय, दोनों बच्चे खेलते खेलते अचानक से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ घंटों के बाद जब परिजन बच्चों को नहीं देखते हैं तो आसपास उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से किसी की नजर कुएं की तरफ जाती है, जो घर के पीछे कुआं है, जिसमें बच्चों का मृत शरीर जो है तैरते हुए दिखाई देता है। जिसके बाद ग्रामीणों में काफी सनसनी फैल जाती है, गांव का माहौल पूरा तनावपूर्ण हो जाता है। पुलिस तुरंत पहुंचती है, शव को निकालती है। तो शव जब निकाला जाता है बच्चों का, तो उनके चेहरे पर, मुंह पर रुमाल बांधा हुआ मिलता है, जो एक संदेहास्पद दिखाता है कि बच्चों की हत्या की गई है। हालांकि मौके पर कल से छुटदान जिला अस्पताल में शव छेदन अभी तक बच्चों का नहीं हुआ है, पीएम अभी तक नहीं हुआ है। फॉरेंसिक की टीम पुलिस की पहुंच चुकी है और पुलिस सूत्रों से जानकारी भी यहाँ प्राप्त हो रही है कि इस मामले में जल्द ही इसमें नाबालिगों की हत्या करने का एंगल सामने आ रहा है कि गांव के ही कुछ नाबालिगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। जी, सूत्रों से यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि गांव के ही बच्चे जो हैं उसमें संलिप्त है, जिसे पुलिस अभी प्रेस वार्ता में एक बड़ा खुलासा कर सकती है कि इसमें क्या एंगल हो सकता है कि बच्चे इस तरह से क्यों किए हैं। ये इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायगढ़ से खबर है। मेला से वापस लौट रही नाबालिग गैंगरेप का शिकार हो जाती है। नाबालिग के दोस्त के साथ भी इस दौरान मारपीट की जाती है। 4 आरोपियों को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया और दोस्त के साथ मेला देखने के लिए नाबालिग गई थी, ये बात सामने आ रही है। लैलूंगा थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो अगली खबर का रुख करते हैं, जहां नारायणपुर के कटोरी नदी किनारे का इलाका, जो कभी माओवादियों का सेफ जोन माना जाता था, अब बदल रहा है। सुरक्षा बलों के कैंप खुलने और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं और सरकार की पुनर्वास नीति और नियत मिलनार योजना से अब यहां के लोगों में विकास और कई उम्मीदों की सुबह दिखने लगी है। इस वक्त मैं खड़ा हूं नारायणपुर और अबुझमाड़ के उस क्षेत्र जहां घरगोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहा है, लोगों का स्वभाव बदल रहा है। लोगों की स्वभाव इसलिए बदल रहा है कि अब इस जगह में सुरक्षा कैंप पहुंच रहा है। देख सकते हैं नदी, ये तस्वीर है, इस नदी की तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से खलखलाती हुई आ रहा है, जिसमें नक्सलियों की एक सुरक्षा दृष्टि से माना जाता था, लेकिन अभी नक्सलियों की जगह से नहीं, अब पुलिस कैंप इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। देख सकते हैं तस्वीर पांगुड़ का उस नदी है, पांगुड़ की नदी की जस्ट ऊपर में एक पुलिस कैंप स्टेब्लिश हुआ है, जिसमें बीएसएफ के जवानों ने मोर्चा
संभाले हुए हैं, लेकिन ये नदी उस जगह को बयां करती है। लेकिन इससे आगे अब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा को जोड़ने वाली ये सड़क अब पूर्ण की ओर दिशा में बढ़ रही है। तो अबूझमाड़ का सितरम क्षेत्र जो कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, अब बदलती तस्वीर उसकी दिख रही है। पहले यहाँ नक्सली हुकूमत चलती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो सड़कें बंद थी और जो बाज़ारों पर पाबंदी थी वो बहाल हो गई है। अब सुरक्षा बलों के कैंप खुलने के बाद यहाँ पर विकास की रफ्तार तेज़ होती हुई नजर आ रही है। सितरम के आसपास के 10 से 15 गाँव के लोग नक्सलवाद की खोखली विचारधारा छोड़कर अब सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने से अब काकेर के पखांजुर की दूरी भी 130 किलोमीटर से घटकर मात्र 70 किलोमीटर हो गई है, जिससे लोगों को यहाँ नया भरोसा और उम्मीद जगी हुई है। 4 दशक बाद नक्सलियों के काबिज इस अबूझमाड़ में, लेकिन अब अबूझमाड़ की तस्वीर बदल रहा है। अबूझमाड़ की तस्वीर बदलने की एक साक्ष्य है कि नक्सलियों का पुलिस कैंप हुआ करता था, लेकिन अब इस जगह पे पुलिस जवानों की कैंप है। देख सकते हैं तस्वीर किस प्रकार से पुलिस जवान इस जगह पे सोने की व्यवस्था बनाए हुए हैं। सोने की व्यवस्था के साथ इनकी किस किस प्रकार से वेपन्स यहाँ रखे हुए हैं, वेपन के साथ उन लोग किस प्रकार से सोएंगे और किस प्रकार से इस जगह की सुरक्षा देंगे। हम लोग नारायणपुर और कांकेर जिला के अंतिम छोर पे हैं। अंतिम छोर बोले तो नारायणपुर का सितरम जो इलाका है काफ़ी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कहीं ना कहीं बदलता नारायणपुर की ये तस्वीर है, बदलता बस्तर की तस्वीर है, बदलता छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। तो 3900 स्क्वायर किलोमीटर में फैला अबूझमाड़ अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है और चारों ओर सुरक्षा बलों के कैंप खुलने से माओवादी बैकफुट पर आ गए हैं। घाटियों और नदियों की चुनौतियों को पार करते हुए सुरक्षा बल अब अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं, जहां अबूझमाड़ आतंक से अमन की ओर अपने सफर पर निकल पड़ा है और नारायणपुर की हिस्सा है। अब देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर में बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवान कैसे रहकर अपना जीवन यापन ये जगह पे कैंप लगाकर किस प्रकार से इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो भी तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे इन लोग का खाना वाना बनने का मैस का जो रहता है वो अब कर रहे हैं। अब समय 4 भी बज चुका है। लगातार इस जगह पे तीन दिनों से जगह पे कैंप लगाए हुए हैं। नक्सलवाद खात्मे की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब सरहदी क्षेत्र में आखिरी खील ठोकने की भी कवायद जारी है। मैं नरेंद्र कुमार नागवंशी, विस्तार न्यूज़ के लिए नारायणपुर। चलिए आगे रुक करते हैं, जहां पर एमसीबी के जनकपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध धान परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। कार्रवाई एसडीएम के निर्देश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और राजस्व टीम ने की। जांच में दोनों वाहनों से कुल 100 बोरी धान बरामद हुआ है और जिन्हें बिना वैध दस्तावेज के मध्य प्रदेश के लिए लाया जा रहा था। वाहनों को जनकपुर थाने में खड़ा कराया गया है और एसडीएम ने बताया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और अवैध परिवहन पर यहां पर रोक लगाने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। औचक निरीक्षण किया गया हमारी टीम द्वारा, जिसमें 2 पिकअप अवैध रूप से परिवहन करते हुए धान को जब्त किया गया। एक में लगभग 40 बोरी के आसपास धान और दूसरे पिकअप में लगभग 60 बोरी के आसपास धान जब्त किया गया, जिसको थाना प्रभारी जनकपुर के अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। तो गरियाबंद से खबर है, जहां 2 हीरा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 22 नग हीरा बरामद किया गया। देवभोग पुलिस ने ये कार्रवाई की है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लगभग 2,30,000 की हीरा पत्थर को यहां जब्त किया गया है। देवभोग पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों में से एक आरोपी उड़ीसा का बताया जा रहा है, तो वहीं एक आरोपी यहाँ पर हीरा खदान में काम करता था और यहीं इसी गाँव का निवासी बताया जा रहा है। वो आईटीआई के आसपास घूम रहे हैं। मुखबिर सूचना पर से तत्काल थाने की टीम को मौके पर भेजा गया था और जिस हुलिये के आदमी बताया गया था, जिस गाड़ी को बताया गया था, उनको संदेही जो भी थे उनको देखा गया। उसके बाद उनको चेक किया गया, उनका पूछताछ की गई तो उनके पास 22 नग खनिज हीरा ऐसा पदार्थ मिला है। प्रथम दृष्टया मामला 303 BNS और 21(4) माइनिंग एक्ट का होने से आरोपियों को भी रक्षा में लिया गया। उनके पास जो हीरा जैसा खनिज पदार्थ बरामद किया गया है उसको भी जब्ती की गई है